नमस्कार दोस्तों, आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख जिला दर्शन के बारे में। और जिला दर्शन में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों प्रमुख बीकानेर और हनुमानगढ़ को। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बीकानेर संभाग के चूरू जिले के बारे में। कौन से जिले के बारे में? चूरू जिले के बारे में। चूरू जिले को दोस्तों 1100 हवेलियों का शहर कहा जाता है। किसका शहर कहा जाता है? 1100 हवेलियों का नगर कहा जाता है। 1100 हवेलियों का नगर कहा जाता है। इसका शुभंकर है दोस्तों, चूरू का शुभंकर है कृष्ण मृग। क्या है? कृष्ण मृग। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं चूरू के इतिहास के बारे में। चूरू की स्थापना या चूरू बसाया था किसने? चूरू बसाया था चूहड़ा नामक जाट ने। कुछ किताबों में आपको चूहरू नामक जाट मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? चूहरू नामक जाट ने बसाया था। चूहरू नामक जाट ने बसाया था। कब बसाया था? 1620 ईस्वी को। कब बसाया था? 1620 ईस्वी को बसाया था। सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? कृष्ण मृग, काले हिरण यहाँ पर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? काले हिरण यहाँ पर। अगर काले हिरण यहाँ पर मिलते हैं तो राजस्थान का एक ही स्थान है जहां पर काले हिरण पाए जाते हैं, ताल छापर। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों, आप जब भी जिला दर्शन पढ़ो तो एक से एक कड़ी को जोड़ते हुए चलना, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। चलिए दोस्तों, ताल छापर अभ्यारण्य इसे क्या कहते हैं? गुरु द्रोणाचार्य महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य की सथली। क्या कहते हैं? गुरु द्रोणाचार्य की सथली। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं चूरू किले के बारे में। चूरू का किला। चूरू का किला कब बनवाया गया? 1739 ईस्वी को। 1739 ईस्वी को नींव रखी गई। किसके द्वारा? ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। ठाकुर कुशाल सिंह। कुछ किताबों में आपको ठाकुर कुशल सिंह भी मिलेगा। ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा रखी गई। और इसका जो नाम रखा गया दोस्तों, वो रखा गया था धूलकोट। क्या रखा गया था? धूलकोट। और कालांतर में ये क्या कहलाया? चूरू का किला कहलाया। क्या कहलाया? चूरू का किला कहलाया। दोस्तों, ये वही किला है, कौन सा? जहां पर गोला बारूद खत्म हो जाने पर चांदी के गोले दागे गए थे। चांदी के गोले दागे गए थे। देखिए दोस्तों, बीकानेर के शासक, बीकानेर शासक यहां पर बीकानेर शासक है वो आक्रमण करते हैं। कौन से? सूरत सिंह, महाराजा सूरत सिंह। कहां पर आक्रमण करते हैं? चूरू के किले पर। और यहां पर जब आक्रमण किया जाता है तो यहां पर जो उत्तराधिकारी यानी यहां पर जो राजा थे वो थे शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह। और शिवनाथ सिंह जी ने क्या किया कि इनके पास बारूद या गोला बारूद खत्म हो गया था, तब इन्होंने चांदी के गोले दगवा दिए थे। चांदी के गोले दगवाए थे। तो चांदी के गोले दगवाने वाला कौन सा किला होगा? चूरू का किला। दोस्तों, ये वही सूरत सिंह है जो 1805 में भटनेर पर आक्रमण करता है और वहां मंगलवार पर विजय करने के बाद वहां हनुमानगढ़ नाम रख देता है भटनेर का। ये भटनेर पर बाद में जाता है दोस्तों। भटनेर से तुरंत पहले यहां पर ये आता है। कहां पर? चूरू में। तो माना जाता है कि ये 1800 ईस्वी के लगभग की बात है।
ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक देखिए दोस्तों, राजस्थान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है, वो यहीं पे रहता है, चूरू का। वार्षिक तापांतर चूरू का है। अगर दैनिक पूछ लिया जाए तापांतर तो ये सुनिए, वार्षिक तापांतर चूरू का कैसे है दोस्तों, इसकी जो मृदा है, मृदा के नीचे चूने की परत पाई जाती है, चूने की परत पाई जाती है, और इस परत को क्या कहते हैं, हार्ड पैन कहते हैं। दोस्तों ये चूने की परत सर्दियों में ठंडी रहती है, तो सर्दियों में ठंडी रहेगी तो सर्वाधिक ठंड भी यहीं पे होगी, तो सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा इलाका, और गर्मियों में सबसे गर्म। सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा हो गया और गर्मियों में गर्म भी यही हो गया। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। चूरू को 1100 हवेलियों का नगर कहा जाता है, जिसका शुभंकर क्या है, कृष्ण मृग यानी काले हिरण। काले हिरण, अगर काले हिरण का नाम आया तो आपको ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य दिमाग में ऐसे ही आ जाना चाहिए दोस्तों। चूरू का जो चूरू बसाया गया था, चूहड़ा या चूहरू नामक जाट ने बसाया था। कब बसाया था, 1620 ईस्वी को बसाया गया था। कृष्ण मृग यहाँ का शुभंकर है दोस्तों, और सर्वाधिक कृष्ण मृग कहाँ पर पाए जाते हैं, चूरू में पाए जाते हैं। तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थली को क्या कहा जाता है, गुरु द्रोणाचार्य की स्थली, और गुरु द्रोणाचार्य महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य। वार्षिक तापांतर कहाँ का सर्वाधिक रहता है दोस्तों, चूरू का रहता है। किस कारण रहता है, चूने की परत है जिसे हार्ड पैन कहा जाता है। सर्वाधिक एक वर्ष में सर्वाधिक ठंड भी यहीं पे होती है और सर्वाधिक गर्मी भी यहीं पे होती है। चूरू का किला, यहाँ पर गोपीनाथ मंदिर भी है दोस्तों, चूरू के किले में गोपीनाथ मंदिर भी है। 1739 ईस्वी को बनवाया गया था ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। कुछ किताबों में आपको कुशल सिंह भी मिलेगा। नाम क्या रखा गया था, धूलकोट नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, धूलकोट। यहाँ पर आक्रमण कौन करते हैं, बीकानेर के सूरत सिंह। कहा जाता है कि शिवनाथ सिंह ने चांदी के गोले बरसाए थे। शिवनाथ सिंह जो कि चूरू के उत्तराधिकारी या चूरू के राजा थे। गोपीनाथ मंदिर भी यहीं पर है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सरदार शहर का नाहटा संग्रहालय, नाहटा संग्रहालय कहां पर है, सरदार शहर में। किसकी देन, नाहटा परिवार की देन। नेक्स्ट है दोस्तों सुजानगढ़। सुजानगढ़ को संगीतकारों की भूमि कहते हैं दोस्तों, संगीतकारों की भूमि या संगीतकारों का नगर। सुजानगढ़ कन्हैयालाल सेठिया की, लेखक कन्हैयालाल सेठिया है, उनकी जो जन्म स्थली रही है वो यही सुजानगढ़ है दोस्तों। कन्हैयालाल सेठिया की जन्म स्थली। इसके बाद राजस्थान के दो जिले जिनमें नदियां नहीं, कौन कौन से हैं, बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू। यहां पर अर्धचंद्राकार
बालू का स्तूप बनते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। रिपीट, नाहटा संग्रहालय कहां पर है? सरदार शहर में। सुजानगढ़ को संगीतकारों की भूमि कहते हैं, कन्हैया लाल सेठिया की जन्म स्थली भी रही है। राजस्थान के 2 जिले हैं और दोनों ही बीकानेर संभाग में पड़ते हैं, बीकानेर और चूरू, जहां पर कोई नदियां नहीं है। यहाँ पर बरखान बनते हैं, जिन्हें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं। सर्वाधिक रेत के टीले यहीं पे मिलते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। हवेलियों का शहर कहते हैं चूरू को, तो सुराणा हवेली यहीं पर है। सुराणा हवेली यहीं पर है। सुराणा हवेली का निर्माण करवाया था सुराणा परिवार द्वारा। सुराणा परिवार द्वारा बनवाई गई थी। कहा जाता है 1100, क्या है दोस्तों? 1100 खिड़की व दरवाजे, खिड़की व दरवाजे हैं। कितने? 1100। सुराणा की हवेली चूरू की सबसे बड़ी हवेली बताई गई है दोस्तों। 6 मंजिला हवेली है, मुख्य रूप से 6 मंजिला हवेली है। कितनी मंजिला है? 6 मंजिला हवेली है। खेमका व पारखों की हवेली, पारखों की हवेली। गंगा जी का मठ भी यहीं पर है, गंगा जी का मठ कहां पर है दोस्तों? चूरू में। इसके बाद दोस्तों कोठारी हवेली, कोठारी हवेली, यहां पर दोस्तों 8 खंभों की छतरी है, 8 खंभों की छतरी, जिसे सेठ जी की छतरी कहा जाता है। सेठ जी की छतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेठ जी की छतरी कहा जाता है। एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों। नाहटा संग्रहालय कहां पर है? सरदार शहर चूरू में। कहां पर है? सरदार शहर चूरू में। सुजानगढ़, सुजानगढ़ संगीतकारों की भूमि कहलाता है, कन्हैया लाल सेठिया की जन्म स्थली रह चुका है। राज्य के 2 जिले ऐसे हैं जहां पर नदियां नहीं, बीकानेर और चूरू। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप यानी बरखान यहीं पे बनते हैं दोस्तों। सुराणा हवेली सुराणा परिवार ने बनवाई थी, कहते हैं सुराणा परिवार। सुजानगढ़ में एक किला है, एक दुर्ग है दोस्तों, वहां पर भी राज कर चुका है। 1100 खिड़कियों व दरवाजे, कुल खिड़कियां व दरवाजे इसमें कितनी है? 1100। 6 मंजिला हवेली है दोस्तों। खेमका व पारखों की हवेली भी यहीं पर है, गंगा जी का मठ यहीं पर है दोस्तों, कोठारी हवेली भी यहीं पर है, और सेठ जी की छतरी, जिसे 8 खंभों की छतरी कहा जाता है, वो भी कहां पर है? चूरू में है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रमुख मंदिरों की। चूरू के प्रमुख मंदिर, और साथ में मेले भी, साथ में मेले भी कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले आता है दोस्तों गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ददरेवा गांव। ददरेवा गांव गोगा जी की जन्म स्थली है दोस्तों। कहां पर? चूरू में, ददरेवा गांव। ये जो ददरेवा गांव है, यहाँ पर जो गोगा जी का मेला लगता है दोस्तों, और गोगा जी का जो मंदिर है उसे शीश मेड़ी कहा जाता है। शीश मेड़ी। और नोहर का यानी हनुमानगढ़ का जो गोगा मेड़ी मेला है दोस्तों, वहां उसे धुर मेड़ी कहा जाता है। शीश मेड़ी यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कृष्ण नवमी को, यानी गोगा नवमी को यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। गोगा नवमी को मेला लगता है। सेकंड दोस्तों
बबूता सिद्ध मेला, बबूता सिद्ध मेला। कौन सा गांव? चोंगाई गांव। चोंगाई गांव कहां पर है दोस्तों? तारानगर तहसील में। तारानगर में कहां पर? चोंगाई गांव। बबूता सिद्ध का मेला लगता है, कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। चूरू का सबसे बड़ा मेला, सालासर बालाजी का मेला। सालासर बालाजी का मेला कब लगता है दोस्तों? आश्विन पूर्णिमा को और चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को कब लगता है? आश्विन पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा को। मूछ दाढ़ी वाले बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूछ दाढ़ी वाले बालाजी कहा जाता है दोस्तों। कहां पर है दोस्तों मेला? ये सालासर गांव सुजानगढ़ में पड़ता है। कहां पर? सालासर गांव सुजानगढ़ में पड़ता है। इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। यहाँ पर एक जाल का वृक्ष है, जाल का वृक्ष जिसकी पूजा होती है। 1754 की बात है, 1754 ईस्वी की बात है। मोहनदास जी अपने खेत में काम कर रहे थे। मोहनदास जी अपने खेत में काम कर रहे थे, तब जमीन से मूर्ति निकली थी। जमीन से मूर्ति निकली थी जो आज सालासर बालाजी मंदिर में रखी गई है और जिसकी आज इसी मंदिर में पूजा होती है। चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। दोस्तों स्याबा का गुरुद्वारा, स्याबा का गुरुद्वारा कहां पर है दोस्तों? स्याहवा गांव में, स्याहवा स्थान पर। स्याहवा का गुरुद्वारा राजस्थान का एकमात्र, राजस्थान का सबसे बड़ा सिखों का मेला लगता है। सिखों का मेला कहां पर लगता है? स्याहवा में। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा तो गंगानगर में है दोस्तों, बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। कहां पर है? गंगानगर में। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। गोगा जी का मेला ददरेवा गांव में लगता है दोस्तों, जिसे शीश मेढ़ी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को मेला लगता है। कहा जाता है दोस्तों कि ये जो गोगा जी है ये युद्ध करते हुए इनके धड़ से जो शीश अलग हो गया, तो शीश यहाँ पर ददरेवा गांव में गिरा था और धड़ है वो जो गोगामेड़ी है वहां तक युद्ध करते हुए गई थी। बबूता सिद्ध मेला, बबूता सिद्ध मेला दोस्तों चोंगाई गांव में है। चोंगाई गांव तारानगर तहसील में। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर मेला लगता है। सालासर बालाजी का मेला सुजानगढ़ में है दोस्तों, सालासर गांव में। सालासर गांव में है और सुजानगढ़ में है। आश्विन पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। दाढ़ी वाले बालाजी भी कहा जाता है, मूछ दाढ़ी वाले बालाजी कहा जाता है। जाल का वृक्ष है दोस्तों यहाँ पर, उसकी भी पूजा होती है। 1754 ईस्वी में मोहनदास जी जमीन से जब खेती करते थे यानी खेत में काम कर रहे थे, तब जमीन से क्या निकली थी? मूर्ति निकली थी और वो मूर्ति है उसकी स्थापना कर दी, जहां पर आज सालासर बालाजी मंदिर बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अंजनी माता मंदिर भी है, कुछ ही दूरी पर अंजनी माता मंदिर भी है। श्याबा का गुरुद्वारा, श्याबा का गुरुद्वारा श्याबा गांव में है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा सिखों का मेला यहीं पर लगता है दोस्तों, ओनली राजस्थान का लगता है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा सिखों का मेला और सबसे बड़ा गुरुद्वारा, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है दोस्तों? गंगानगर में है बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा।
चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों एक पक्षी है हेडिंग गूंज। हेडिंग गूंज कहां पर आता है? ताल छापर अभ्यारण्य में। ताल छापर अभ्यारण्य में कब आता है? शरद ऋतु में। कब आता है? शरद ऋतु में आता है दोस्तों। और इसके साथ कुरंजा पक्षी भी आते हैं। कुरंजा पक्षी भी आते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं किसान आंदोलन यानी दूधवा खारा। ये एक स्थान है दोस्तों, दूधवा खारा किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हुआ था। किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध कहां पर है दोस्तों? चूरू की बात चल रही है, चूरू में है दोस्तों। कांगड़ा कांड, कांगड़ा कांड यहीं पे हुआ था दोस्तों। कांगड़ा कांड 1946 1946 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। किसके नेतृत्व में? हनुमान राम चौधरी। किसके नेतृत्व में? हनुमान राम चौधरी के नेतृत्व में। और दोस्तों किसके समय हुआ था? तब बीकानेर के अंतर्गत आता था। तो बीकानेर शासक, बीकानेर शासक शार्दुल सिंह किसके नेतृत्व में? हनुमान राम चौधरी के नेतृत्व में। और किसके समय? बीकानेर शासक शार्दुल सिंह के समय। दोस्तों ये वही शार्दुल सिंह है जो एकीकरण के समय, एकीकरण के समय विल्य पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करते हैं। विल्य पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करते हैं। एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों। ताल छापर अभ्यारण्य, जिसे कृष्ण मृग अभ्यारण्य भी कहा जाता है, कृष्ण मृग अभ्यारण्य भी कहा जाता है। यहाँ पर कुरंजा पक्षी व हेडिंग गूंज जाते हैं। कब? शरद ऋतु में आते हैं। दूधवा खारा, दूधवा खारा स्थान किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर एक कांगड़ा कांड हुआ था 1946 को हनुमान राम चौधरी के नेतृत्व में और बीकानेर शासक शार्दुल सिंह के समय। और बीकानेर शासक शार्दुल सिंह हैं, इन्होंने एकीकरण के समय सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों चूरू हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम करेंगे गंगानगर के बारे में। कल हम गंगानगर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।